उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जिहाद का बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है, जो कई सालों से हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने के लिए धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एटीएस ने दिल्ली से 2 मौलाना गिरफ्तार किए हैं। आरोप है कि रैकेट में करीब 100 लोग हैं, जो 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण करा चुके हैं। दिल्ली के जामिया नगर के इस्लामिक दावा सेक्टर से ये रैकेट 2 साल से चलाया जा रहा था। इसके चेयरमैन समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार किया गया मौलाना उमर गौतम मास्टरमाइंड है, जो खुद हिंदू से मुसलमान बना है। इसका नाम उमर गौतम है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। FIR के मुताबिक इस धर्मांतरण रैकेट के निशाने पर ज्यादातर मूक बधिर हिंदू बच्चे और गरीब लड़कियां थी। नोएडा के डीफ एंड डम स्कूल के कई बच्चों का जबरन धर्म बदलवाने की बात आरोपियों ने कबूली है। धर्मांतरण की साजिश में विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। देश विदेश कहीं से भी कोई भी ऐसे तत्व जुड़े हुए हैं और जो दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। 2 जून को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर से 2 संदिग्ध लोग गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस को उन्हीं से इस गैंग का सुराग मिला। बीजेपी के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, जिसकी आज एक बैठक के साथ शुरुआत होने जा रही है, जिसमें गैर कांग्रेसी दलों को बुलाया गया। विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज शाम 4 बजे दिल्ली में अपने निवास पर राष्ट्रमंच की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में सरकार को संसद सत्र में घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में 10 पार्टियों के हिस्सा लेने का अनुमान है। निश्चित रूप से सिर्फ ये राजनीतिक दलों की बैठक नहीं, बुद्धिजीवी इसमें है, पूर्व चुनाव आयोग इसमें है, कई अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो हमें लगता है पहले परिस्थिति पे चर्चा होगी। शरद पवार की बैठक को 2024 चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे को जिंदा करने की कोशिश भी माना जा रहा है। शरद पवार से दिल्ली में कल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी मुलाकात की थी। दोनों में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। पवार और प्रशांत किशोर की 10 दिन में ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले शरद पवार और प्रशांत किशोर ने 11 जून को मीटिंग की थी। बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रमंच 2018 में बना था। प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे या नहीं, इसके लिए आज एक बैठक होने जा रही है। महबूबा मुफ्ती पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुकी हैं। वहीं आज कांग्रेस भी अपना रुख तय करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक बैठक होने जा रही है। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला अपनी पार्टी समेत गुपकार दलों और कारगिल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसकी जानकारी फारूक अब्दुल्ला 23 तारीख की शाम को देंगे। बैठक से पहले PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती घोषणा कर चुकी हैं कि वो 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगी। गौरतलब है कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हो चुकी है। साथ ही गृह मंत्री ने NSA अजीत डोभाल और दूसरे अधिकारियों के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर मामलों का कोर समूह आज बैठक करने वाला है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे, जिसमें कश्मीर पर सरकार की बैठक को लेकर कांग्रेस का रुख तय किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अहम बैठक होने जा रही है। आज ही कैप्टन और सोनिया राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। पंजाब कांग्रेस की लड़ाई पर दिल्ली में आज एक अहम बैठक होने वाली है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सुबह 11 बजे दिल्ली में 3 सदस्यों वाली कमेटी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के भविष्य का फैसला होगा। पंजाब में कांग्रेस जो भी फैसला लेगी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति से लेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा है कि उनके रिफॉर्म के एजेंडे को नकारा गया, इसलिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। वहीं अमृतसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
आज तक पंजाब के लोगों को बरगाड़ी कांड में न्याय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बरगाड़ी कांड के जो भी मास्टरमाइंड हैं उनको सजा दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस लेने पर राज्य के सुरक्षा निदेशक से कोर्ट ने जवाब मांगा है। चुनाव के बाद हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद की हिंसा की जांच पर ममता बनर्जी सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है, जिसके बाद NHRC ने हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए टीम का गठन कर दिया है। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल दार्जिलिंग के दौरे पर पहुंचे, जहां TMC समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और TMC नेता ने राज्यपाल के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, इतनी भयावह स्थिति को नकारा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका कर सुरक्षा की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने सुरक्षा निदेशक से मांगा जवाब। नारदा स्टिंग मामले में ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें ममता ने खुद को पक्ष बनाए जाने का विरोध किया है। नारदा स्टिंग टेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ममता ने CBI के 17 मई को TMC के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दिन अपनी और प्रदेश के कानून मंत्री की भूमिका को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा हलफनामा दायर करने की इजाजत नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अलग अलग अपीलों पर सुनवाई आज करेगी। आरोप है कि सत्ताधारी TMC के नेताओं ने 17 मई को 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद CBI को उसके कानूनी जिम्मेदारियों को निभाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। नारदा स्टिंग टेप मामले की सुनवाई स्पेशल CBI कोर्ट से हाई कोर्ट शिफ्ट करने की अपील कर रही CBI ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को भी पक्ष बनाया है। TMC के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में CBI दफ्तर में धरने पर बैठ गई थी। गाजियाबाद वायरल वीडियो मामले में यूपी पुलिस ने कहा है कि ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जांच में सहयोग करने से बच रहे हैं। गाजियाबाद में वायरल वीडियो मामले में यूपी पुलिस की तरफ से ट्विटर इंडिया हेड को नोटिस भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी जांच में सहयोग करने से बच रहे हैं। यूपी पुलिस ने कहा कि वे मनीष माहेश्वरी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को 24 जून की सुबह 10:30 बजे तक लोनी थाना में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का नोटिस दिया है। हालांकि ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की पेशकश भी की गई थी, जिस पर गाजियाबाद पुलिस ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा अयूब को गाजियाबाद पिटाई वीडियो मामले में 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस ने 41A के तहत भी कई लोगों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि न्यू वेबसाइट द वायर, मोहम्मद जुबैर, राणा अयूब, सबा नकवी के अलावा सलमान निजामी, मस्कुर उस्मानी ने बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक होने का दावा किया था, जबकि जांच में मामला ताबीज का निकला। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन की मुहिम की बीते दिन शुरुआत हुई, जिसमें देश में वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बना है। पहले दिन ही यानी 21 जून को 85 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त वैक्सीनेशन की मुहिम 21 जून से शुरू हो गई। पहले ही दिन देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बनाया गया। मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद से रात 8 बजे तक 85,15,925 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 15 लाख वैक्सीन लगाई गई। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जहां 10 लाख से ज्यादा टीके लगे। यूपी तीसरे नंबर पर है, जहां 6.5 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। एक दिन में वैक्सीनेशन की ये सबसे बड़ी संख्या है। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को खास बधाई देते हुए कहा
वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तोड़ नंबर प्रसन्न करने वाले हैं। कोविड-19 से लड़ने में वैक्सीन सबसे मजबूत हथियार है। वो सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतने लोगों को टीका दिया। इससे पहले मुफ्त वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो केंद्र के कई मंत्री वैक्सीनेशन सेंटरों पर मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही वहां पहुंचे पर्यटकों में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। सैलानी बिना मास्क के ही भीड़ में घूम रहे हैं। शिमला मनाली में देखी जा रही है ये लापरवाही। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ ही यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या प्रतिदिन हजारों तक पहुंच गई है। शिमला हो या मनाली, सब जगह सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। लेकिन बिना मास्क के बेफिक्र घूमते सैलानी और पर्यटन व्यवसायी तीसरी लहर को जल्दी लाने में मुख्य वजह बन सकते हैं। सबसे पहले आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और सीधा सीधा कोरोना को न्योता दे रहे हैं। मेरे को अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मास्क थोड़ी देर के लिए नीचे कर रखा था। शिमला के अब आपको मनाली की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी पर्यटक बिना मास्क लगाए ही घूमते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, सैलानियों और स्थानीय लोगों के पास इसके लिए बहानों की भी कोई कमी नहीं है। सफोकेशन फील हो रहा था, इसलिए उतारा था 2 सेकंड के लिए। जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील दिए जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे वैसे ही मनाली के सैलानियों के पहुँचने का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है। यूपी के जौनपुर में अनलॉक होते ही बाजारों में बेतहाशा भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना की पहली दूसरी लहर देखने के बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। यूपी के जौनपुर में शुरू हुए अनलॉक की वजह से बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान जौनपुर शहर जाम में घंटों रेंगता नजर आया। बाजार में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही नजर आ रहे थे। अनलॉक शुरू होते ही कोरोना के प्रति जमकर लापरवाही देखने को मिल रही है। वहीं मॉल और रेस्टोरेंट में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दुकानदार जहां कम बिक्री को लेकर परेशान है, वहीं ग्राहकों के कोरोना के प्रति लापरवाही को लेकर भी सतर्क नजर आ रहे हैं। कपड़ों के शोरूम के मालिक विकेश उपाध्याय बताते हैं कि उन्हें ग्राहकों से बार बार मास्क लगाने की अपील करनी पड़ती है। अगर लोगों में लापरवाही का यही आलम रहा तो फिर संक्रमण बढ़ने से रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जर्मनी से आकर मथुरा में बसी सुदेवी दासी को अब धमकियां मिलने लगी हैं। सुदेवी दासी मथुरा में 20 साल से साधुकान में रहकर गायों की सेवा कर रही हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया। मथुरा में मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित गौ सेविका सुदेवी दासी को जान से मारने की धमकी मिली है। आरोप है कि उन्हें गौशाला की जमीन को खाली करने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सुदेवी दासी पिछले 20 साल से राधा कुंड में रहकर गायों की सेवा कर रही है। धमकियां मिलने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से करके न्याय की गुहार लगाई है। वो मेरे को भगाना चाह रहे, मेरे को लड़ाई करते रहते हैं, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ, कभी मरना बोलता, कभी भगाना बोलता। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जी मीडिया पर खबर दिखाने के बाद इस केस में पुलिस ने गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस सूचना पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्य सुनिश्चित की जाएगी। सुदेवी दासी मूल रूप से जर्मनी की रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी भी सुदेवी दासी की तारीफ कर चुके हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। बिहार, असम, बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आलम यह है कि बारिश की वजह से बाढ़ का पानी गांव घरों में भर जा रहा है। तस्वीरें असम के गुवाहाटी शहर की हैं, जहां बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं तेज बहाव की वजह से पुल टूट जा रहे हैं। मॉनसून ऐसी आफत लेकर आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था।
सभी के मन में इस बात की चिंता है कि जब मानसून पूरी तरह से आएगा तो ये नदियां लोगों के लिए आपदा न बन जाएं। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन बाढ़ के बीच खुशी का माहौल भी हो सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि बिहार में लोग बाढ़ के साथ जीना सीख गए हैं, इसलिए उनके लिए बाढ़ के बीच शादी विवाह का अवसर भी कोई असामान्य घटना नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल ही ऐसा बिहार के मोतिहारी में देखा गया, जब बाढ़ से घिरे इलाके में दूल्हा अपनी दुल्हनिया को घोड़ा गाड़ी में नहीं बल्कि नाव में विदा करके ले गया। मानसून की पहली बारिश के साथ ही मोतिहारी का ये गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में घिर गया था। शादी विवाह के इस मौसम में बाढ़ का कहर न सिर्फ शादी पर असर डाल रहा है, बल्कि परिवारों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब शादी का शुभ मुहूर्त भी होता है, जिसे टाला भी नहीं जा सकता, लिहाजा दूल्हे को नाव पर सवार होकर शादी के लिए पहुंचना पड़ा। शादी के बाद दूल्हा अपनी दुल्हनिया को नाव से ही विदा कराकर भी ले गया। मोतिहारी के इस गांव के पानी से घिरे होने की वजह से बारात नाव से ही आई और नाव से ही दुल्हन को विदा कराकर वापस ले भी गई। विवाह समारोह पूरी धूमधाम से किया गया। झारखंड की जामताड़ा में सेब की खेती शुरू की गई है। सेब की फसल देखकर जिले का कृषि विभाग भी जोश में आ गया है। अब पेड़ पर सेब भी दिखने लगे हैं। आखिर ये अचंबा हुआ कैसे, आइए देखते हैं। पेड़ में लगे सेब के फलों को देखिए। आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि झारखंड के जामताड़ा में सेब की ये फसल हुई है। अंबा गांव के रहने वाले किसान अरिंदम चक्रवर्ती ने सेब की 4 किस्में लगाई हैं, जिनमें फल लगने लगे हैं। सेब का जैसे 3 वैरायटी है, आपका कैना है, डोरसेट गोल्डन है और ट्रॉपिक स्वीट है, वो है। ये तीनों जो वैरायटी मंगाई है इजराइल से मंगाए हैं, और एक हिमाचल से, कश्मीर हिमाचल से एक पौधा मंगाए हैं, वो है HRMN 99, वो भी लगा हुआ है। सेब की खेती से जिले का कृषि विभाग भी जोश में आ गया है। विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों ने सेब की खेती की पहल खुद की है और पैदावार भी अच्छी हो रही है। किसानों के द्वारा खुद प्रोत्साहित होकर ये सेब की खेती शुरू किया गया है। सेब की खेती कामयाब हुई तो यहाँ के किसानों की किस्मत बदल सकती है, क्योंकि फसल के साथ आमदनी भी बढ़ेगी और खुशहाली भी आएगी। अमेठी में 30 साल तक साथ रहने के बाद 65 साल की एक बुजुर्ग ने फिर से शादी की है, जिसमें उनके नाती पोते बाराती बने हैं। यूपी का अमेठी आमतौर पर अपनी राजनीतिक पहचान के लिए ही ज्यादातर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार अमेठी एक दूसरी वजह से चर्चा में है। वजह है रविवार की रात हुई अजीबोगरीब शादी। अमेठी के एक गांव में 65 साल के बुजुर्ग ने 60 साल की महिला के संग हिंदू रीति रिवाज के साथ अपना विवाह रचाया। गौरतलब है कि दोनों पिछले 30 साल से साथ रह रहे थे। इस शादी में उनके बहू बेटों और नाती पोतियों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल अमेठी के मोतीलाल करीब 30 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों ने शादी नहीं की थी। लड़के बच्चे शादी करेगा, हम कौन करेगा, नहीं करना पड़ेगा। 65 साल में शादी करने के सवाल पर पंडित तेजराम ने बताया कि जिनकी शादी नहीं होती, परंपरा के मुताबिक उनका श्राद्ध और पिंडदान नहीं होता। ये जानने पर मोतीलाल ने इस उम्र में विधि विधान से अपना विवाह करने का फैसला किया। पैतृक तो हमारा नियम है कि कहते कि अगर मर जाए तो श्राद्ध वराध नहीं हो पाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.